नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पटवार की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे आपको पटवार से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट का जो क्लासेज है टाइम टू टाइम आपको मिल रही है, और जो मैटर है वो पूरा डीपली स्टडी करने के बाद आपके सामने लाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके लिए पटवार के लिए है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करके आगे लगभग सितंबर के आसपास कर दिया है। और मेन चीज़ ये है कि उसके अंदर सीटें बढ़ने की भी पूरी संभावना है। नया नोटिफिकेशन आया नहीं है लेकिन आ जाएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि सीटें आपकी बढ़ गई है। सीटें बढ़ने से आपको बहुत कंपटीशन जो आपका कम हो जाएगा। सीटें ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको जो पढ़ाई है और आपका जो डेडिकेशन है वैसे ही रहना चाहिए और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहो, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो और लाइक और शेयर जरूर करते रहो। तो आज हम जो क्लास लेकर आए हैं कंप्यूटर की, वो कक्षा 8 की क्लास है। 8 की क्लास है। इससे पहले हमने कक्षा 1 से 7 तक पूरी पढ़ ली थी। कंप्यूटर का जो मैटर है 1 से 7 तक पूरा पढ़ लिए। उसके बाद 8वीं क्लास को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इससे पहले जो 7वीं क्लास थी उसके अंदर भी हमने नंबर सिस्टम देखा था। और नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है पटवार के अंदर जिसमें से 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, आएंगे ही आएंगे। इसलिए नंबर सिस्टम की एक अलग से वीडियो भी बना रखी है जिसके अंदर पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया गया है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। इस जो ये क्लासें चल रही हैं इसके अंदर हम नंबर सिस्टम उतना ही देख रहे हैं जितना क्लास की बुक में दिया हुआ है, सिर्फ उतना ही स्टडी कर रहे हैं। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो आप उस क्लास को जरूर देख लेना। उस क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के साथ भी मिल जाएगा आपको, बाकी प्लेलिस्ट में वो पड़ी है। तो नंबर सिस्टम देखते हैं। संख्या प्रणाली संख्याओं को दर्शाने या व्यक्त करने का एक तरीका है। संख्या प्रणाली क्या है? संख्याओं को दर्शाने का और उनको व्यक्त करने का एक तरीका है। किसी संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या अलग अलग होती है। एक संख्या प्रणाली में कितने अंक है यह उस प्रणाली का आधार या मूलांक, रेडिक्स जिसको बोलते हैं, निर्धारित करते हैं। जैसे दशमलव में 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। नंबर सिस्टम में हमने देखा तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। और उसका आधार कितना होता है? डेसिमल का आधार कितना होता है? 10 होता है। और संख्या कितनी होती है इसके अंदर? 0 से लेकर 9, इसलिए इसका आधार 10 होता है। इसे दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। आपने विभिन्न प्रकार की संख्या प्रणालियों के बारे में सुना होगा, जैसे पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। लेकिन कंप्यूटर के संदर्भ में ये जो संख्याएं वो तो आपने मैथमेटिक्स में देखी होंगी। कंप्यूटर के संदर्भ में हम अन्य प्रकार की संख्या प्रणाली को परिभाषित करते हैं, जैसे दशमलव संख्या प्रणाली, द्विआधारी, अष्टाधारी, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली आदि। आगे देखते हैं। ये इसका चार्ट दिया हुआ है। संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम, 4 तरह का नंबर सिस्टम है। पहला देखो दशमलव, जिसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। ये कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल। इसका आधार कितना होता है? 10 होता है। और अंक इसमें आते हैं 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद आती है बाइनरी। बाइनरी का जो आधार होता है वो 2 होता है और अंक आते हैं 0 और 1। 0 और 1 मतलब अगर कोई बाइनरी संख्या लिख रहे हैं तो उसके अंदर 0 1 0 1 इसी के कॉम्बिनेशन से संख्या बनेगी। ऐसा नहीं है इसके अंदर कोई और ऐसे 1 2 ऐसी संख्या लिखी आ गई तो ये बाइनरी नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 2 आ गया, 2 बाइनरी नंबर में होता ही नहीं है, 0 और 1 ही होगा। उसके बाद आता है ऑक्टल, अष्टाधारी, इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है और इसके अंदर जो संख्याएं होंगी, अंक होंगे, वो होंगी 0 से 7 तक। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या रहता है? आधार तो इसका रहता है 16 और इसके अंदर जो अंक आते हैं, संख्याएं आती है, वो कौन सी? 0 से 9 और ए से एफ। 0 से 9 तो 10 होगी, उसके बाद ए से एफ ये कितनी होगी? 6 होगी। तो ये रहता है नंबर सिस्टम। आगे देखते हैं दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। ये देखिए दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम वह संख्या प्रणाली है जिसमें गणना के लिए कुल अंकों 10 संकेत 0 1 2 3 4 5 8 7 और 8 और 1 9 का उपयोग किया जाता है। यह मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त संख्या प्रणाली है। सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करते हैं, 0 से 9। उदाहरण हो गया जैसे 15 और इसका आधार कितना है? 10, तो ये डेसिमल संख्या होगी। और इसका बराबर में इसका क्या दे दिया? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका क्या दे दिया? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका जो कन्वर्जन है, आपका जो क्वेश्चन आएगा इसी तरह से आएगा।
इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। आपको एक नंबर दे देंगे, उसका आधार लिखा होगा, उसके आगे आपको बता देंगे कि ये इसका जो दूसरे नंबर सिस्टम में कितना मान आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है द्विआधारी बाइनरी नंबर सिस्टम। कन्वर्जन है वो भी हम आगे देखेंगे, जो बुक के अंदर है वही देखेंगे। बाकी वीडियो जो है अलग से बनाई है नंबर सिस्टम के अंदर, उसके अंदर पूरा कन्वर्जन ढंग से डीपली बताया हुआ है। उसके बाद बाइनरी द्विआधारी संख्या प्रणाली में गणना के लिए 2 अंकों का प्रयोग होता है। 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1। ये हो गया द्विआधारी। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो संख्या बनेगी वो कौन सी होगी? द्विआधारी। संख्या प्रणालियों का रूपांतरण, कन्वर्जन, यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो कन्वर्जन है वहां से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। कंप्यूटर में डेटा को विभिन्न तरीकों से प्रयुक्त करने और परिवर्तित करने के लिए विभिन्न संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कन्वर्जन देखते हैं हम सीधे ही। ये यहां पर आपको टेबल दे दिया, डेसिमल नंबर दे दिए, इसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी है वो दे दिया। आगे चलते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलना, ये मेन टॉपिक रहते हैं आपके। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे, उसका मान कितना होगा। दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए आधार 2 से तब तक विभाजित किया जाता है जब तक भागफल 0 या 1 ना हो जाए। ये इसका मेथड दे दिया आपको। दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने का मेथड क्या है? जो दशमलव संख्या है उसको किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि बाइनरी का जो आधार होता है 2 से। 2 से भाग देंगे, कब तक देंगे? लास्ट तक, जब तक वो 0 ना हो जाए, जब तक वो 0 या 1 ना आ जाए। इसके लिए एक उदाहरण की सहायता से बदलने सीखेंगे। उदाहरण के लिए 32 आधार 10 को बाइनरी संख्या में रूपांतरित करने के लिए निम्न चरण है। अब चरण देखो इसके। सिंपल सा भाग देना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाग डेसिमल कौन बाइनरी में बदलना है, तो सिंपल सा जैसे ये बताया गया भाग देना है इसे। पहले स्टेप में क्या करेंगे? सबसे पहले दी गई संख्या को आधार संख्या 2 से विभाजित करेंगे। जैसे 32 दिया था, 32 दिया था, तो इसको क्या कर रहे हैं हम? भाग दे रहे हैं 2 से। 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दिया। फिर दोबारा देखो, भागफल को संख्या से ठीक नीचे लिखे अथवा शेषफल को संख्या के दाईं ओर लिखें, जैसा कि चित्र में दिया गया है। अब यहाँ पर देखो 2 से भाग दिया, कितने पे गया? 16 पे। शेष कितना बच गया इसका? 0 बच गया, तो उसको यहाँ पर लिख लो। फिर 2 से भाग दो, कितने पे जाएगा? 8 पे। कितना बच गया? 0। फिर 2 से भाग दो, 4 पे गया, शेष 0 बच गया। फिर 2 से भाग दो, 2 से 2 पे गया, फिर शेष कितना बच गया? 0 बच गया। फिर 2 से भाग दो, कितने पे गया? 1 पे। फिर शेष कितना बच गया? 0 बच गया। ये सिंपल सा भाग है जो आप करते आए हो आज तक। अब इसको लिखने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है? देखो, ये लिखने का तरीका कैसे है? नीचे से ऊपर, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और ये ऐसे लिखना है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट से। हम क्या कर देते हैं? यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं ऊपर से। इसको ऊपर से नहीं लिखना है, हमें कहां से लिखना है? नीचे से, बॉटम से अपवर्ड जाना है। तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पहले 1 आएगा, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। ये जो 32 है उसका क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर हो जाएगा। जो 32 डेसिमल संख्या थी उसका बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो स्टेप 3 में ये सारे स्टेप दिए हुए हैं आपको। जो हमने अभी किया है वो सारे क्या बता दिए आपको? स्टेप बता दिए। अब देखो एक एग्जांपल और दिया हुआ है, एक एग्जांपल और दिया हुआ है। देखो उदाहरण देखो, 25 की बाइनरी संख्या ज्ञात करनी है। 25 नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी संख्या में करना है। तो इसने सबसे पहले 25 लिखा, 2 से भाग दे रहे हैं। 2 को कितने पे भाग गया? 25 का 12 पे। 12 दूना 24, बचा कितना? 1। जो शेष बचा उसने क्या लिख दिया? यहाँ लिख दिया। फिर 2 से भाग दिया, 6 पे गया, शेष कितना बच गया? 0 बच गया। फिर 2 से भाग दिया, 3 पे गया, शेष बच गया 0। फिर 2 से भाग दिया, 1 पे गया, शेष बच गया 1। तो ये तो हमारा हो गया पूरा इसका भाग। उसके बाद लिखना कैसे है? हमेशा क्या करना है? बॉटम से अप चलना है। बॉटम से अप, सबसे पहले 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, और फिर बाद में 1 आ गया। तो इस तरह से आपको इसको कन्वर्जन करना है। आगे देखते हैं। ये तो था डेसिमल से बाइनरी का। उसके बाद आता है बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। उसको कैसे कन्वर्ट करना है? देखो, जैसे 2 की पावर 10, ये तो इसने पावर बता दिया आपको। ठीक है, 2 की पावर 10 का मान इतना होता है, 2 की पावर 9 का मान इतना होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। वैसे तो आपको याद होगी, पटवारी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हो सकता है आगे तक याद हो। 2 की जो घात है वो आगे तक याद हो सकती है तो आप, लेकिन इसके अंदर आपको 10 तक तो याद रखनी है।
क्योंकि इसके अंदर घात का ही पूरा काम रहेगा। आगे चलते हैं, अब इसके चरण देखते हैं। चरण कैसे होता है देखो, ये एक बाइनरी नंबर है 11001, ये एक बाइनरी नंबर है। अब इसके अंदर पावर कैसे चलती है, पावर हमेशा इधर से चलती है। जो बाइनरी का नंबर हम कन्वर्जन कर रहे हैं, जैसे ये नंबर लिख दिया, इसको करना है डेसिमल में, ये बाइनरी है, ये डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में करने के लिए हमें पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट नहीं करना है, यहां से स्टार्ट करना है। कहां से, राइट से लेफ्ट लिखना है। हमारी आदत होती है लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन जब नंबर सिस्टम कन्वर्जन कर रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, तो कहां से लिखना है, राइट से लेफ्ट लिखना है। तो यही किया, देखो इसने राइट से स्टार्ट किया है, पावर 0 1 2 3 4। आगे वाले चरण में देखते हैं क्या किया है। स्टेप 2, बाइनरी के अंक को उनकी संबंधित 2 की घात के नीचे इस प्रकार बढ़ते क्रम में लिखिए। ये बाइनरी नंबर था। अब उसके बाद में ये पावर वाला खेल स्टार्ट हो गया, 2 की पावर 0। पावर हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है। स्टार्ट कहां से करनी है, राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना और 0 से स्टार्ट करना। 2 की पावर कितनी होगी, 0, और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये हो गया। आगे चलते हैं, बाइनरी नंबर की डिजिट्स को संबंधित 2 की घात से गुणा करें। अभी सिंपल गुणा कर रहे हैं, 1 था 1 गुणा 2 की पावर 0, 1 था 1 गुणा 2 की पावर 0, फिर 0 था 2 की पावर 1, फिर 0 2 की पावर 2, फिर 1 था 2 की पावर 3, फिर 1 था 2 की पावर 4। गुणा हो गया। अब आगे देखो, अब देखो प्रत्येक की घात का अंतिम मान इस प्रकार लिखें और प्राप्त परिणाम को जोड़ लेंगे। हर मान को क्या, जो हमने अभी लिखा था गुणा करने वाला, उन सबको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। ये देखो बीच में प्लस का साइन लगा दिया, तो इन सबको क्या कर रहे हैं, अब जोड़ रहे हैं। अब इनका मान, इसका मान क्या आएगा 1, इसका मान कितना आएगा 0, इसका मान कितना आएगा 0, इसका मान कितना आएगा 8, इसका मान कितना आ गया 16। अब इन सबको जोड़ने पे क्या मिल गया 25। तो ये जो बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल में कितना आएगा 25 आएगा। याद रखना इस कन्वर्जन को। आगे चलते हैं, उसके बाद आती है ऑक्टल नंबर सिस्टम, अष्टधारी संख्या प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में अंकों को 0 से 7 के साथ दर्शाया जाता है। अष्टधारी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि इसमें केवल 8 ही अंक होते हैं। 0 से 7 गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, 8 होते हैं। इसमें प्रत्येक अंक को 3 बिट के समूह, इस बात को याद रखना, इसके अंदर जो प्रत्येक अंक होता है उसको 3 बिट के समूह में दिखाया जाता है। बिट बाइट ये सारी हमने बात कर ली थी मेमोरी वाले चैप्टर के अंदर। लिखा जाता है जैसे 5 6 7, ये क्या हो गया, एक ऑक्टल नंबर है। इसका जो कन्वर्जन करेंगे तो बाइनरी हमको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। बाइनरी कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। अब देखो ये 3 बिट हो गए, ये ऑक्टल नंबर हो गया 0 से 7। इसका अपोजिट, इसके सामने जो 0 के बराबर कितना आएगा, 0 0 0, ये 3 बिट हो गए, 1 2 3, 3 बिट हो गए, इसलिए इसको 3 बिट में कन्वर्ट करते हैं। याद रखना, जब भी आप ये टेबल बनाओगे, ऑक्टल की टेबल बनाओगे तो 3 बिट की बनाओगे, हेक्साडेसिमल की बनाओगे तो 4 बिट की बनाओगे। ये तो हो गया ऑक्टल का। 0 के बराबर 0 0 0, 1 के बराबर 0 0 1, 2 के बराबर 0 1 0, और इस तरह से ये टेबल बनेगा। और जो आपको डीपली क्लास दी हुई है नंबर सिस्टम की, उसके अंदर आपको पूरा बताया भी गया है कि ये टेबल बना कैसे है, ये टेबल बनाया कैसे गया है। इसको रटने की भी जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ बेसिक मेथड है जो आपको उसके अंदर बताया गया था। क्या करना है आपको, इसके अंदर 1 प्लस करते जाओ, बस 1 प्लस करते जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, ये टेबल पूरा बन जाएगा। आपको 1 प्लस करते रहना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो ये पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं, हेक्सा डेसिमल, उसके बाद आता है हेक्सा डेसिमल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और यहां पर कर लेते हैं, कैसे हुआ ये। जैसे ये 5 6 7 है, 5 6 7, 5 6, 5 के इक्वल क्या है 1 0 1, 6 के इक्वल क्या है 1 1 0, और 7 के इक्वल क्या है 1 1 1। 3 बिट के तीनों आ गए। उसके बाद देखो इसको क्या कर दिया, मिला के लिख दिया 101 110 और 111, तो ये क्या हो गया, पूरा इसका बाइनरी नंबर हो गया। पूरा टेबल से उठा के सेम टू सेम वैल्यू रखनी है आपको, बिल्कुल ईजी रहता है ये। बस टेबल आपको पता होना चाहिए कैसे बनी है।
आगे चलते हैं। कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अन्य सामान्य संख्या प्रणाली हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है। कंप्यूटर के लिए बाइनरी नंबर आसान है, लेकिन इंसानों के लिए समझना इतना आसान नहीं है। ये तो जनरल सी बात है भी। कंप्यूटर को अगर हमको बोले 0101 में अगर कोई बात कर रहा है तो हमें नहीं पता लगेगा कि वो किस तरह का कन्वर्जन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वो तो हमें समझ आएगा नहीं। तो यही बात है कि हेक्साडेसिमल तो हमारे लिए सामान्य है, हमें पता है एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो 0101 का हमें नहीं पता है। और जब आप बड़ी संख्याओं में काम कर रहे होते हैं तो बिना त्रुटि के पढ़ना और लिखना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। ये बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल, जिसे अक्सर हेक्सा हेक्सा कहा जाता है। 16 इसका आधार कितना होता है? 16। ये बात याद रखना, हर नंबर का आपको आधार याद होना चाहिए अंगुलियों पे। बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली की 10 संख्या अर्थात 0 से 9 तक और 6 अतिरिक्त संख्या ए बी सी डी और एफ का उपयोग करता है। ए से एफ तक होता है और 0 से 9 तक होता है। इसका टेबल देखो, हेक्साडेसिमल का जो टेबल है वो भी देख लेते हैं। इस संख्या प्रणाली में बाइनरी नंबर को 4 बिट्स के समूह में दिखाया जाता है। ऑक्टल में कितने बिट थे? 3 बिट थे। हेक्साडेसिमल कितने बिट होंगे? 4 बिट होंगे। 4 बिट हो गए, देखो 1 2 3 4। एक कैरेक्टर 1 बिट लेता है। कंप्यूटर के अंदर 0 लिखा है तो वो 1 बिट का है, 1 लिखा है तो वो 1 बिट का है, एक कोई भी एक चीज लिखी है तो वो 1 बिट की है। इसके अंदर 4 का समूह हो गया तो ये 4 बिट हो गया। अब ये तो होगी सारी हेक्साडेसिमल वैल्यू, 0 से लेकर 9, और ये हो गए ए से लेकर, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ए से लेकर एफ तक हो गया, ए से लेकर एफ तक। अब 0 के बराबर 0 0 0 आ गया और 1 के बराबर 0 0 1 आ गया। तो ये सारी इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू है। जितनी भी हेक्साडेसिमल वैल्यू डिजिट्स हैं उनके बराबर उनका जो बाइनरी नंबर है वो कितना है, वो सारा इस टेबल के अंदर दिखाया गया। और टेबल वैसे ही बनेगा, 0 0 0 के अंदर एक एक जोड़ते जाओ, एक एक जोड़ते जाओ तो ये पूरा आपका टेबल बन जाएगा। अगर आप इसको याद कर सकते हो, याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं रख सकते तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि टेबल बना कैसे है। तो ये पूरा टेबल आप बना लेना, इसको याद कर लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन, देखो इसका क्वेश्चन है 8 9 और ए। ये 89 ए 89 ए किस में है? हेक्साडेसिमल। इसमें बदलना किसको है? बाइनरी में। तो सिंपल सी बात है, जो 8 के बराबर है, 8 के बराबर जो संख्या है वो ऐसी की ऐसी लिख दो। कितना हो गया? 1000 लिख दिया। उसके बाद 9 के बराबर जो संख्या है वो लिख दो, 1 0 0 1, ये हो गया। उसके बाद ए के जो बराबर संख्या है वो लिख दो, ए के बराबर कितना है? 10 10 लिख दिया। अब इन तीनों को क्या कर दो? मिला के लिख दो। ये देखो तीनों को मिला के लिख दिया तो ये क्या बन गया? इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बन गया। 89 ए का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? ये होगा। समझ गए? हेक्साडेसिमल ऑक्टल को कन्वर्जन करना बाइनरी से बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है ये। आगे चलते हैं, ये इसके क्वेश्चंस आगे। उसके बाद आती है स्प्रेडशीट। ये हर बार हम बात करते हैं स्प्रेडशीट के बारे में, और जो ये किताबें दी हुई हैं इन किताबों के अंदर जो स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर यूज किया है इन्होंने, जिस सॉफ्टवेयर को इन्होंने क्लासों में पढ़ाया गया वो है लिब्रे ऑफिस का कैल्सी, जो ओपन सोर्स है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर है वो है MS एक्सेल है। तो हमें MS एक्सेल पढ़ना है, ना कि कैल्सी। लेकिन इन दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लगभग लगभग 19-20 का फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्प्रेडशीट तो स्प्रेडशीट रहेगा, डेफिनेशन नहीं बदल जाएगी। लेकिन इसके कुछ एक ऑप्शंस है, जब हम ऑप्शंस की बात करेंगे, मेन्यू की बात करेंगे, कमांड्स की बात करेंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे? MS एक्सेल को प्रेफर करेंगे, ना कि इसको करेंगे। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। लिब्रे कैल्क या कैल्सी लिब्रे ऑफिस का एक भाग है, ये लिब्रे ऑफिस का भाग है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्न में से स्प्रेडशीट कौन सी नहीं है। तो MS एक्सेल को तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको ये नाम भी याद रखना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क या कैल्सी। यह एक स्प्रेडशीट है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सारणी के रूप में दर्ज करने में काम ली जाती है। स्प्रेडशीट क्या काम करता है? कोई भी सूचना है उसको सारणी के रूप में संभालना, मैनेज करना, उसके लिए किसको यूज करते हैं? स्प्रेडशीट को। इसमें अनेक कॉलम और पंक्तियों वाली सूचनाएं, कॉलम और पंक्तियों वाली सूचनाएं तैयार की जाती हैं। कॉलम और रो, कॉलम और रो होती है एक्सेल के अंदर, स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन के अंदर, पेज होता है वर्डप्रेस के अंदर। ये देखो रो और कॉलम है पूरे पेज में, कहीं खाली जगह नहीं दिखेगी आपको, सारा
जितना भी पूरा पेज है ये किससे भरा होगा, रो और कॉलम से भरा होगा। ये सारी इसको, ये छोटे छोटे जो भाग हैं इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये जहां पर रो और कॉलम आकर मिलती है इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सॉर्टिंग देख लेते हैं, डेफिनेशन देखेंगे सिर्फ हम इसकी, कैसे काम कर रहा है वो हम किस में देखेंगे, एक्सेल में काम, एक्सेल में देखेंगे। यहां पर इनके जो स्टेप्स हैं वो थोड़े बहुत अलग है, तो स्टेप्स नहीं देखेंगे हम, सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे कि सॉर्टिंग होती क्या है। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। अपनी वर्कशीट के डेटा को मूल शीट में से, अपनी वर्कशीट के डेटा को मूल शीट में से एक विशेष क्रम में प्रदर्शित करना सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग क्या चीज होती है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो डेटा है उसको एक क्रम में दिखाना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही या आरोही क्रम में। ये जो क्रम होता है उसी को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। उदाहरण के लिए एक स्कूल के विद्यार्थियों की सूची का वर्णमाला के क्रम, कक्षावार या जन्मतिथि के क्रम में, वर्गवार या किसी दूसरे क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। क्रम हो गया, जैसे ये क्रम हो गया ए बी सी डी इस तरह से, या 1 2 3 ऐसे। जैसे हमारी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी क्या होती है, शॉर्टेड फॉर्म में होती है। जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर ए वाले अल्फाबेट पहले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, सी वाले आते हैं। तो वो जो डिक्शनरी होती है वो पूरी तरह से शॉर्टेड होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, सीधा पूछ लेता है शॉर्टिंग होती क्या एग्जाम में। तो शॉर्टिंग क्या होती है, डेटा को मूल शीट में से एक विशेष क्रम में प्रदर्शित करना, वही क्या होती है, शॉर्टिंग होती है। आगे चलते हैं, ये सारा इसके बारे में बताया गया कैसे कैसे इसको सेट करना है, शॉर्टिंग कैसे अप्लाई होगी। तो ये अप्लाई करने वाला जो मैटर है वो अपने देखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर, वहां पर इसके पूरे स्टेप देखेंगे कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। शॉर्टिंग के बाद एक टॉपिक आता है फिल्टर का, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है, जैसे पानी को फिल्टर किया जाता है तो जो सही है उसको अलग किया जाता है, जो कचरा है उसको अलग किया जाता है। तो यही इसके अंदर होता है फिल्टर में। कैसे, जैसे आपके पास 1000 बच्चों का डेटा है, 1000 बच्चों का डेटा है, उसमें से आपको वही बच्चे चाहिए जिनके 60% से ऊपर मार्क्स है, 60% से ऊपर के मार्क्स वाले आपको बच्चे चाहिए 1000 में से। तो ये नहीं कि आप एक एक को ढूंढोगे, तो उसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। तो फिल्टर एक ऐसा ऑप्शन है जो मल्टीपल डेटा में से पर्टिकुलर डेटा को छंटनी करना, वही होता है फिल्टर। फिल्टर ऑप्शन को परिणाम के सटीक और आवश्यकता अनुसार सीमित डेटा प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा विस्तृत डेटा में से आवश्यक सूचना निकाली, जो आपको जरूरत है उतनी डेटा निकाला जाता है, वही होता है फिल्टर। आगे चलते हैं, उसके बाद में आ जाता है फॉर्मूला और फंक्शन। ये मेन चीज है एक्सेल की, एक्सेल बना इसी के लिए। फॉर्मूला और फंक्शन सबसे ज्यादा एक्सेल के अंदर लगाए जा सकते हैं, ना वर्ड में फॉर्मूला फंक्शन लगते हैं ना आपके पावर पॉइंट में लगते हैं, तो एक्सेल में ही फॉर्मूला और फंक्शन लगते हैं। फॉर्मूला वह समीकरण है जो वर्कशीट में आंकड़ों की गणना करता है, आंकड़ों की गणना करता है। गणित में जब आप कोई सूत्र लिखते हैं तो मान और ऑपरेटर को बराबर के चिन्ह के साथ लिखते हैं, जैसे कि 2 + 2 बराबर ये, ठीक है। अब देखो यहां पर दो चीज है, एक तो है मान और एक है ऑपरेटर। ये तो क्या हो गया, मान हो गया, जिसको हम बोल देते हैं ऑपरेंड, ऑपरेंड बोलते हैं। और ये जो सिंबल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। जो सिंबल होते हैं प्लस माइनस गुणा भाग, जितने भी सिंबल होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर। ये बराबर का निशान है, ये भी क्या है, ऑपरेटर है। इस बात का याद रखना, ये तो हो गया ऑपरेंड, जो संख्याएं लिखी होती हैं, या इसकी जगह आप सेल का एड्रेस दोगे तो वो तो क्या हो गए, ऑपरेंड। और जो सिंबल लगे होते हैं उन सारों को क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखो, सूत्र बराबर के चिन्ह से शुरू होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार, हजारों बार पूछा गया एग्जाम्स में। सूत्र बराबर के चिन्ह से शुरू होते हैं, सूत्र या फंक्शन दोनों किससे शुरू होंगे, बराबर के साइन से शुरू होंगे। जैसे बराबर बराबर 2 + 2, सबसे पहले क्या लगेगा, बराबर लगेगा, फिर 2 + 2, तब ये काम करेगा। ऐसा नहीं है जैसे हम गणित में करते हैं वैसे नहीं करना है। इसके अंदर क्या लगेगा, इक्वल टू पहले लगेगा, उसके बाद में आपको जो भी इसके अंदर ऑपरेशन करवाना है वो होगा। अब देखो, वर्कशीट बराबर चिन्ह के बाद के डेटा को तुरंत एक सूत्र के रूप में पहचान लेता है। जैसे इसको बराबर मिल गया उसके बाद उसको पता लग जाएगा यहाँ पर या तो फंक्शन लगा है या फॉर्मूला लगा है। सामान्यतः डेटा को संगठित, ऑर्गेनाइज करने और वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग बता दिया आपको, फाइनेंशियल जितने भी काम करने हैं वो सारे किससे होते हैं, फंक्शन और फॉर्मूला से होते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हैं, जोड़ना हो गया, माइनस, गुणा, विभाजन, भाग, ये सारे क्या है, ऑपरेटर हैं। उसके बाद में फॉर्मूला
संपादित करना, एडिट करना, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वो देख लो। कोई भी सेल है, सेल क्या होती है, जहां पर रो और कॉलम आकर मिलते हैं। ये क्या होगी, रो होगी, ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। ये जो एक बॉक्स होता है, एक जो डब्बा होता है, इसको क्या बोल देते हैं, सेल। सेल इसको बोलते हैं, याद रखना बार बार जब भी हम सेल की बात करेंगे तो सेल ये होता है, जो एक बॉक्स होता है जहां रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, तो वो क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है। तो यही होता है सेल। अब देखो, सेल के अंदर हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना है, तो ये सबसे पहले बराबर का निशान आ गया, उसके बाद में a1 प्लस a2। ये a1 और a2 क्या है, ये क्या होता है, सेल का एड्रेस होता है। जैसे हमारा मोबाइल नंबर हो गया या हमारे घर का एड्रेस होता है, यूनिक होता है, वैसे क्या होता है, हर सेल का एक एड्रेस होता है, वो यूनिक होता है। यूनिक कैसे हो गया, जैसे ये सेल है, ये शीट है एक, ये रो है और ये कॉलम है। कॉलम हमेशा ए बी सी अल्फाबेट से दिखाई जाती है, जो कॉलम होते हैं वो हमेशा ए बी सी ऐसे अल्फाबेट से डोनेट होंगी। उसके बाद में जो रो होती है वो डिजिट से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कॉलम जो होते हैं वो किससे दिखाते हैं, अल्फाबेट की फॉर्म में, ए बी सी डी। ये याद रखना हमेशा, कॉलम हमेशा ए बी सी डी में लिखा जाएगा और रो हमेशा डिजिट्स में लिखी जाएंगी, 1 2 3 4। ये चीज याद रखना। और इसके अंदर कई बार वो चीजें पूछी जाती है कि कितने रो होती है या कितने कॉलम्स होते हैं, वो क्या होता है, हर वर्जन के हिसाब से अलग होता है। हर वर्जन में क्या हो जाए, अपडेट होती है ये। तो वो जब हम वर्जन पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, इस वर्जन में कितनी रोज है और कितने कॉलम है। वैसे 10,48,442 होती है और इस तरह से। अब देखो, ये जो A1 है, A1 क्या है, एक सेल का एड्रेस है। ये जो सेल है ये क्या है, ये जो सेल दिख रही है आपको, इसका जो एड्रेस है वो क्या है, A1। ये क्या है, इसका एड्रेस है, एड्रेस होता है ये इस सेल का एड्रेस A1 है, फिर इस सेल का एड्रेस B, फिर रो कौन सी है, 1। तो हमेशा याद रखना, जब भी एड्रेस की बात करेंगे सेल की, तो पहले उसकी कॉलम लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उसका क्या आएगा, रो का नंबर आएगा। अब इसकी अगर एड्रेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, B1। इसका एड्रेस देखें तो पहले कौन सी कॉलम देखेंगे, कॉलम कौन सा है, A। इसकी रो कौन सी है, A2। तो इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, A2। तो यहां पर क्या लिखा गया, A1 और A2। अब इसमें क्या होगा, जो इन सेल के अंदर आपके पास वैल्यू है, A1 में जो वैल्यू है और A2 में जो वैल्यू है, इन दोनों को क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। अब वैल्यू जो भी होगी इसके अंदर, उन दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ऐसे क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, ऐसे ही गुणा कर रहा है। आगे चलते हैं। अब आते हैं फंक्शंस। ये तो थे फॉर्मूला जो हम गणित में करते आए हमेशा, प्लस माइनस गुणा भाग। फंक्शन क्या चीज होती है, फॉर्मूला और फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं क्या है। वर्कशीट में कुछ पूर्व निर्धारित फॉर्मूले होते हैं, ये टर्म याद रखना आप, ये जो टर्म है इसको याद रखना। पूर्व निर्धारित फॉर्मूलों को क्या बोला जाता है, एक्सेल के अंदर पूर्व निर्धारित फॉर्मूलों को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, फंक्शंस बोला जाता है। पूर्व निर्धारित होते हैं ये। फंक्शन का लाभ यह है कि इसमें आपको सूत्र नहीं लिखना पड़ता, जिससे समय की बहुत बचत होती है। इसमें आपको पूरा वो प्लस प्लस करके या माइनस गुणा करके वो नहीं लिखना है। इसके अंदर सिर्फ सीधा क्या करना है, आपको उस फंक्शन का यूज करना और वो अपनी सारी कैलकुलेशन कर देता है। जैसे अब इसके अंदर देखो, हमने क्या किया था, पहले A1 प्लस A2 ऐसे लगाया था। अब इसके अंदर फंक्शन बना दिया एक, इसने एडिशन का एक फंक्शन बना दिया सम नाम से। सम नाम से क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर इसने क्या कर दिया, उसकी वैल्यूज दे दी। अब B1 B2 और B3 इन तीनों को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स आप याद कर लेना ढंग से। सिंटैक्स पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा फंक्शन सही लिखा गया है, कौन सा वैलिड नहीं है, तो आप याद रखना हमेशा बराबर लगाना है, फिर सम उसका फंक्शन का नाम आएगा, फिर ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज कोमा से भी आ सकती है और वैल्यूज कॉलन के साथ भी आती है। कॉलन तो होता है रेंज के लिए और कोमा जो होता है वो होता है अलग अलग वैल्यूज के लिए। आगे चलते हैं। ये जो लिस्ट है, ये जो टेबल है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपको। इस टेबल के अंदर सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा फंक्शन सही है, कौन सा फंक्शन गलत है। तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रहना चाहिए भी सम नाम का कोई फंक्शन होता है, एवरेज नाम को एवरेज से लिखते हैं, काउंट को काउंट से लिखते हैं, काउंट इफ को काउंट इफ से लिखते हैं, मैक्स के लिए मैक्स, मैक्सिमम वैल्यूज के लिए मैक्स होता है, मिनिमम वैल्यू के लिए मिन होता है। तो इनका आपको सिंटैक्स, इनका जो टर्म है ये याद रखनी है। कई बार क्या होता है, ये एवरेज को एवीजी दे देते हैं इस तरह से,
तो ये वैलिड नहीं है। पूरा एवरेज लिखा होगा वही वैलिड होता है। इस तरह का क्वेश्चन होता है घुमाने वाले, तो इनको याद रखना। अब ये सारे फंक्शंस हैं। कॉनकैटनेट, दो स्ट्रिंग को जोड़ना। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग होती है जो कॉलम में लिखी होती है। इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज लिख दी आपने वो क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। 1 2 3 ये क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। अब कॉनकैट क्या करता है? दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ना। जोड़ने का मतलब अगर हम डिजिट्स को जोड़ते हैं, जैसे 2 + 2 किया तो वो तो हो गया 4। जब हम स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, अब देखो इनको जोड़ रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा कॉनकैट करके, ABC और 1 2 3 इस तरह से होगा कॉनकैट। इस तरह से जुड़ती है स्ट्रिंग, उसके एक के बाद में दूसरी। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। LEN ये होता है लेंथ। कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बताने के लिए, उसके अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, उसकी लेंथ बताने के लिए। ट्रिम, जो स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग में और लास्ट में अगर आपने स्पेस छोड़ रखा है तो उनको क्या कर देगा? वो हटा देगा और ट्रिम कर देगा। ये लोअर केस के लिए। अपर केस में करने के लिए। राउंड, जो संख्या है उसको पूर्णांक बनाने के लिए। ये आप पूरी अच्छी तरह से जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर सिंटैक्स बताया है इसने, देखो सम फंक्शन कैसे लिखा जाता है, ये चीजें मेन है आपके लिए। कैसे लिखा जाएगा? इक्वल टू लग गया SUM, याद रखना SUM, फिर ब्रैकेट आ जाएगा और उसके अंदर उस सेल्स का एड्रेस आता जाएगा। एक तो ये मेथड है, एक ही है। देखो यहां पर कॉलन लगाया है तो कॉलन का मतलब हुआ रेंज ले रहा है। ये देखो ये रेंज ले रहा है पूरी, D5 से D9 तक। ये पूरी D5 लिख दिया, उसके बाद कॉलन लगा दिया। हमें पूरी रेंज के अंदर कैलकुलेशन करनी है, तो ये क्या कर दिया? D9 लास्ट वाली सेल को लिख दिया और पहली सेल को लिख दिया। टाइम बच गया। नहीं तो हम क्या करते? D5 D6 D7 D8 D9 सारी सेल को लिखना पड़ता। अब रेंज से क्या हुआ? पहली सेल लिख दी और लास्ट सेल लिख दी। उन तीनों, इन सब का क्या कर देगा? ये सम कर देगा। उसके बाद आ गया मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए। मिनिमम ढूंढने के लिए। नाउ, ये जो है ना, ये नाउ और टुडे, ये मेन चीज है आपके लिए, नाउ और टुडे। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछता आपको एक्सेल के अंदर करंट डेट लिखने के लिए कौन सा फंक्शन लगाएंगे, करंट डेट और टाइम लिखने के लिए कौन सा फंक्शन लगाएंगे। टाइम और डेट दोनों एक साथ लिखनी है तो उसका अलग फंक्शन है। करंट सिर्फ डेट लिखनी है आपको तो उसका अलग फंक्शन है। देखो जैसे स्प्रेडशीट में नाउ फॉर्मूला की सहायता से वर्कशीट पर वर्तमान दिनांक और समय, नाउ से क्या होगा? वर्तमान जो दिनांक है, करंट डेट है, और करंट समय वो प्रदर्शित होगा। किससे होगा? नाउ से। ये इसका सिंटैक्स है। हर फंक्शन का आपको सिंटैक्स याद होना चाहिए। नाउ NOW फिर ब्रैकेट लगा दो तो वो क्या दिखा देगा? डेट और टाइम। अब देखो जैसे इसने लगाया इक्वल टू करके नाउ कर दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया? एंटर मारेंगे तो अपने को क्या दिखा देगा? ये डेट और टाइम दिखा देगा। आगे चलते हैं। ये तो था नाउ। अब टुडे, नाउ और टुडे में कितना फर्क है देखो। स्प्रेडशीट में टुडे फॉर्मूला की सहायता से वर्तमान दिनांक को प्रदर्शित किया जाए। वर्तमान दिनांक के लिए क्या होता है? टुडे। वर्तमान दिनांक और समय दोनों देखने हैं तो क्या होता है? नाउ फंक्शन। इन दोनों का याद रखना। ये टुडे क्या करेगा? सिर्फ आपको करंट डेट दिखाएगा, ना कि आपको डेट और टाइम दिखाएगा। आगे चलते हैं। ये सब उसमें देखेंगे अपने। ये इसके क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से। स्प्रेडशीट के सबसे पहले सेल का रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मतलब हुआ एड्रेस। तो एड्रेस हमने अभी बात की थी। एड्रेस लिखने के लिए पहले तो उसका कॉलम का नाम आता है, फिर उसकी रो का नंबर आता है। तो सबसे पहले ए कॉलम कौन सा होता है? पहला कॉलम ए होता है और पहली रो कौन सी होती है? 1। तो याद रखना पहले तो ए लिखा जाएगा फिर 1 लिखा जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? A1। उसका निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का वैलिड फंक्शन नहीं है? तो वैलिड फंक्शन कौन सा नहीं है? सम हमने देखा, काउंट होता है, काउंट ए होता है, सब्ट्रैक्ट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। सब्ट्रैक्ट नाम का कोई एक्सेल के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता है। सब्ट्रैक्ट के लिए हमको फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। जैसे हम गणित में माइनस का उपयोग करके करते हैं वैसे ही हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लिब्रे कैल्क के जिस सेल में हम वर्तमान कार्य कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? तो वर्तमान जो सेल होती है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या कोई फंक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो उस सेल को क्या बोलते हैं? उस सेल को बोलते हैं एक्टिव सेल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इस सेल को क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। याद रखना इस नाम को।
उसके बाद प्लस माइनस गुणा भाग को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था इन सबको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। आगे चलते हैं। बराबर के निशान से एमएस वर्कशीट लिब्रे कैल्क में क्या शुरू होता है, बराबर के निशान से क्या शुरू होता है, फॉर्मूला होता है और फंक्शन होता है। तो संख्या नहीं वाक्य टेप फॉर्मूला, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला। बराबर के निशान से हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं। चार्ट, ये और देख लेते हैं, एक्सेल में भी हम इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं चार्ट क्या होता है। स्प्रेडशीट में चार्ट द्वारा डेटा का चित्रमय प्रदर्शन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन या चित्रमय प्रदर्शन किससे होता है, चार्ट से। चार्ट का सिर्फ इतना ही काम होता है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसको किस फॉर्म में दिखाए, पिक्चर की फॉर्म में। जैसे हमारे पास ग्राफ होते हैं, गणित में हमने ग्राफ देखे हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये पिक्टोरियल फॉर्म हो गया हमारे डेटा का, तो उसी को क्या बोलते हैं, चार्ट बोला जाता है। यहाँ पे ग्राफ नहीं बोला जाता, यहाँ पे चार्ट बोला जाता है। चार्ट की सहायता से प्रेजेंटेशन में संख्याओं के पीछे छिपे अर्थ को आसानी से समझा जा सकता है। आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं। चार्ट के द्वारा किसी तुलना और रुझान को दिखाना बहुत आसान हो जाता है। शीट में चार्ट का प्रयोग कर हम अपने डेटा को सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इतना ही काम होता है चार्ट का, हमारा जो डेटा है उसको किस फॉर्म में दिखाना, पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना। आगे चलते हैं। ये चार्ट के टाइप है, कॉलम चार्ट इस तरह से दिखाई देता है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको दिखाई दे जाएगा। ये जो इस फॉर्म में दिखा रहा है आपको, ये खड़ी लाइनें दिख रही हैं, ये कौन सा चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है। आगे चलते हैं। इन जो खड़ी लाइनें थी उनको क्या कर दिया, इसने टेढ़ा कर दिया, ये क्या, कौन सा चार्ट बन गया, कॉलम चार्ट में तो ऐसे थी, लाइनें खड़ी थी, अब इसके अंदर इसने क्या कर दिया, लेटा दिया, तो ये कौन सा चार्ट हो गया, बार चार्ट। उसके बाद में नीचे पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है सर्किल में, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये पाई चार्ट होता है। इस तरह से सर्किल में दिखा दिया और इसको क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कुछ परसेंटेज दे दिए जैसे अलग अलग, ठीक है, ये होता है पाई चार्ट। अब लाइन से जो डिनोट कर रहा है वो क्या हो गया, लाइन चार्ट। अब इसके अंदर दो लाइनें बना दी, तो ये कौन सा हो गया, लाइन चार्ट हो गया। तो ये कौन सा चार्ट है, लाइन चार्ट। 3D चार्ट, ये देखो आपको दिख ही होगा 3D फॉर्म में, ये 3D फॉर्म में दिख रहा है ना, एक के पीछे दूसरे दिख रहे हैं, तो ये कौन से होते हैं, 3D चार्ट्स होते हैं। 3D चार्ट्स, कॉन, सिलेंड्रिकल, पिरामिड, ये भी 3D चार्ट्स है। ये चार्ट्स को क्रिएट करने वाली जो प्रोसेस है वो हम एक्सेल में देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे नहीं है, फिर भी हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। जनरल सी चीज है, कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। क्लाउड कंप्यूटिंग वह तकनीक है जिसमें इंटरनेट का प्रयोग करते हुए सॉफ्टवेयर सर्वर द्वारा डेटा को स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए एक प्रोसेस है, ऑनलाइन स्टोर होती है। इसमें क्लाउड क्या होता है, जैसे बादल होते हैं ऐसे क्या होता है, ये क्लाउड सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लाउड जो सर्वर होते हैं इनके, वहां पर हमारा डेटा सेव रहता है। जैसे हमारी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनकी जो रील्स होती है वो हमारे मोबाइल में नहीं रहकर एक क्लाउड पे स्टोर रहती है। उनके जो सर्वर है, इंस्टा का जो सर्वर है, गूगल का जो सर्वर है, वहां पर सारी चीजें स्टोर रहती हैं, तो वही क्या होता है, क्लाउड होता है। जब डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर ही डेटा देख सकता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को इंटरनेट के एक सर्वर पर डेटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जो यूजर है वो अपने डेटा को कहीं पर भी एक्सेस कर सकता है। अगर आपने डेटा ऑफलाइन सेव कर रखा है अपने मोबाइल में या अपने पीसी के अंदर, तो वो आप जब उसको एक्सेस करोगे, उस डिवाइस को एक्सेस करोगे, तभी आप उसको देख सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा, जो आपका डेटा है तो वो कहीं पर भी किसी भी डिवाइस से आप इंटरनेट की सहायता से एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। अब ऐसे में क्लाउड स्पेस खरीद कर उपयोगकर्ता अपना कितना भी डेटा उस पर सेव कर सकता है। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वो क्या है, क्लाउड स्पेस है। उसके बाद देखो, यूट्यूब, फेसबुक, ईमेल आदि क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। जितनी भी आपके ये यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ईमेल हो गया, ये सारी क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये कहीं पर बैठ कर भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का इतिहास इसमें देखते हैं, कुछ है तो आरपानेट है, देखो इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का आविष्कार अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जोसेफ कार्ल रोबनेट
लिकलाइडर। कौन है? जोसेफ कार्ल रॉबर्ट लिकलाइडर। कौन है? जोसेफ कार्ल रोबनेट लिकलाइडर। इन्होंने किया था, याद रखना इसका नाम। नाम मुश्किल है थोड़ा सा, फिर भी याद रखना पड़ेगा हमको। तो जोसेफ कार्ल रोबनेट लिकलाइडर, याद रखना इनको। उसके बाद आरपानेट, जब हमने इंटरनेट की बात की थी तब हमने आरपानेट पढ़ा था। आरपानेट क्या है? फर्स्ट इंटरनेट, पहला नेटवर्क है। पहला नेटवर्क कौन सा है? आरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये डेफिनेशन आपको बार बार याद करवाई जा रही है, याद रखना इसको। आरपानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अमेरिकी डिफेंस के द्वारा ये बनाया गया था। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे गूगल ड्राइव हो गया। गूगल ड्राइव ये क्या है? क्लाउड सॉफ्टवेयर है, सारे क्लाउड कंप्यूटिंग। गूगल क्लाउड स्टोरेज के साथ ऑफिस टूल्स भी प्रदान करता है। इसमें एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन बिल्डर तथा 15 GB का डेटा स्टोर स्पेस भी मिलता है। गूगल का है गूगल ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज है ये। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? वन ड्राइव। नाम याद रखने आपको इनको। माइक्रोसॉफ्ट का क्या नाम है? वन ड्राइव नाम से आता है स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज जो होता है। उसके बाद आता है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स भी क्या है? एक क्लाउड स्टोरेज है। उसके बाद में ये काम का नहीं है, मोबाइल में आगे चलते हैं। कंप्यूटर मेलवेयर, इसकी भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे। मेलवेयर हमारे है नहीं इसके अंदर सिलेबस में, लेकिन ये क्या है, जनरल सी चीजें हैं तो पूछ ली जाती हैं कई बार। तो इसका नाम पूछ लेते हैं, मेलवेयर होता क्या है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो इसके हम इतना ही देखेंगे। मेलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका निर्माण है उपयोग हैकर और साइबर अपराधियों के द्वारा कंप्यूटर में उपलब्ध अन्य सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाने के, नेटवर्क को हैक करने, महत्वपूर्ण सूचनाओं को चुराने एवं उनके दुरुपयोग करने के लिए किया जाता है। तो यहां से आप समझ गए होंगे। तो ये क्या होता है? एक तरह से वायरस ही होता है। मेलवेयर क्या होता है? एक तरह से वायरस होता है जो दूसरों के सिस्टम में जाकर उनकी जो फाइलें उनको करप्ट कर देता है, सिस्टम को हैक कर देता है। तो वो ये मेलवेयर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलिशियस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम को याद रखना, मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलिशियस प्रोग्राम। मेलिशियस प्रोग्राम या मेलिशियस सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है? मालवेयर को। यह उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। मालवेयर के प्रकार ये थोड़ा ज्यादा डीपली हो जाएगा, फिर भी हम नाम देख लेते हैं मेलवेयर होते कौन कौन से। रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, स्पाईवेयर, वायरस, लॉजिक बॉम्ब, फाइल लेस मेलवेयर, एडवेयर, रूट किट्स, ली की लॉगर। ये सारे क्या है? अलग अलग टाइप के वायरस है, अलग अलग मेलवेयर है। इनको भी थोड़ा देख ही लेते हैं, रैंसमवेयर और ये सारी इनकी थोड़ी थोड़ी सी ओवरव्यू देखेंगे हम, ज्यादा इनको डीपली नहीं पढ़ेंगे। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है जो यूजर के डेटा को चोरी कर यूजर को ब्लैकमेल या डेटा के लिए फिरौती की मांग करता है। वो क्या होता है? रैंसमवेयर। मतलब आपका जो डेटा है उसको चुरा लिया, अब आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपको डेटा वापस चाहिए तो हमको इतनी मनी दोगे तो हम आपको डेटा वापस देंगे। तो वो क्या होते हैं? रैंसमवेयर। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो किसी सामान्य सॉफ्टवेयर की तरह ही व्यवहार करता है। वह उपयोगकर्ता द्वारा इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद यह उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना डेटा को, सूचना को चुरा लेता है। अतः किसी भी अनजान सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। आजकल जो एपीके आती है, एपीके जो आती है, हम क्या करते हैं? डायरेक्ट गूगल से सर्च करते हैं और उसकी एपीके डाउनलोड कर लेते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वे एपीके जो होती है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। तो ध्यान रखना, कोई भी अननोन जो अनऑथराइज्ड एपीके होती है उनको कभी भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। जो प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशंस मिलती है वो क्या होती है? एक प्रोसेस से वहां पर आती है। ऐसा नहीं है किसी ने एप्लीकेशन बना दी और प्ले स्टोर पे डाल दी, ऐसे नहीं आती है। उनका एक प्रोसेस होता है, उनकी कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तभी वहां पर एप्लीकेशन आती है। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? सिक्योर बोला जाता है। वो सिक्योर होती हैं। तो वही क्या होती है? ट्रोजन हॉर्स एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की जानकारी के बिना वहां से क्या लेता है? डेटा कलेक्ट करता रहता है। उसके बाद आता है वॉर्म। वॉर्म एक मालवेयर होता है जो स्वतः ही बहुत तेजी से कंप्यूटर में फैलकर कंप्यूटर में जो स्वतः ही, ये याद रखना, स्वतः ही बहुत तेजी से कंप्यूटर में मौजूद महत्वपूर्ण फाइल को डिलीट कर देता है, जिससे कंप्यूटर की गति कम हो जाती है, वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। वर्म कंप्यूटर में पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और ईमेल के द्वारा प्रवेश करता है। ये तो आपको पता ही है। जो मेलवेयर होते हैं वो कहां से आते हैं? आप अगर कोई
पेन ड्राइव लगा रहे हो अपने सिस्टम के साथ, वहां से आ सकता है। ऑनलाइन आप नेट सर्चिंग कर रहे हो, वहां से आता है। इंटरनेट से आप कनेक्ट हो रहे हो तो वहां से आता है। तभी तो बोला जाता है अपने सिस्टम में क्या रखना चाहिए, एंटीवायरस रखना चाहिए हमेशा। उसके बाद क्या आता है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर में स्पाई का जासूस, जिस प्रकार जासूस चोरी छिपे किसी व्यक्ति की जासूसी करता है, उसी प्रकार स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर में प्रवेश करता है और उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि बैंक संबंधी जानकारी या पासवर्ड आदि को चुराकर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। जितनी भी हमारी बैंक डिटेल्स है उनको क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। उनके बाद में उनसे क्या कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली मनी ट्रांसफर करते रहते हैं। तो वही क्या होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं। उसके बाद आता है वायरस। वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये नाम इसकी फुल फॉर्म याद रखना वायरस की। वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो किसी अनजान फाइल से जुड़ा होता है। जब कोई यूजर इंटरनेट, ईमेल, पेन ड्राइव आदि से अनजान फाइल को डाउनलोड करता है तो वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। वायरस क्या होता है, वैसे आपको हार्म नहीं करता है, आप खुद उसको अगर बुला रहे हो तब वो आता है प्रवेश कर जाता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। वायरस होता है पूरे कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है। वायरस के पास स्वयं की कॉपी बनाने की क्षमता होती है। स्वयं की कॉपी बनाने की क्षमता किसके पास होती है, वायरस के पास। समझ गए वायरस क्या है। आगे चलते हैं, लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक हानिकारक कोड होता है जिसमें जानबूझकर किसी सॉफ्टवेयर में जोड़ दिया जाता है। लॉजिक बॉम्ब का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण फाइल को डिलीट करना, निजी जानकारी को चुराना और हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा को डिलीट करना। ये काम किसका है, लॉजिक बॉम्ब। जैसे बॉम्ब क्या करता है, सारी चीजें तहस नहस कर देता है, वैसे क्या है लॉजिक बॉम्ब है, वहां जाकर आपकी जो फाइल है उनको क्या कर देगा, करप्ट कर देगा, चुरा लेगा, खराब कर देगा। उसके बाद फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर एक प्रकार का हमला है जो चोरी छिपे किया जाता है। ये क्या है, एक प्रकार का हमला जो चोरी छिपे किया जाता है। वैसे तो मालवेयर जितने भी हैं वो सारे चोरी छिपे किए जाते हैं। ऐसे सामने अगर आपको बोले ये वायरस आप ले लो तो वायरस थोड़ी ले लेंगे हम। जैसे कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस में क्या बोला गया था, घर पे रहो। तो ये क्या बोला जाता है, सिस्टम वायरस जो कंप्यूटर के होते हैं उन्हीं के लिए बोला जाता है कि अननोन जो नेटवर्क है उनके साथ मत जुड़ो, पेन ड्राइव को ज्यादा कनेक्ट मत करो इधर उधर से, हमेशा उसको स्कैन करके यूज करो। इस हमले के बारे में यूजर को कोई जानकारी नहीं होती है। ये यूजर के कंप्यूटर में प्रवेश करके जरूरी जानकारी को चुरा लेता है। इस मेलवेयर को एंटीवायरस के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। फाइललेस जो मेलवेयर है इसको एंटीवायरस भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि यह चोरी छिपे हमला करता है। अन्य मेलवेयर की तुलना में फाइललेस मेलवेयर ज्यादा खतरनाक है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसको तो एंटीवायरस भी नहीं पकड़ सकता। जैसे आज तक कैंसर का इलाज नहीं मिला वैसे इसको भी कोई नहीं पकड़ पा रहा है अभी तक। उसके बाद में एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। जो एडवेयर है वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। ये क्या करता है, जो अपने वीडियोस देख रहे हैं या कोई वेबसाइट को देख रहे हैं तो वहां पर क्या आ रही है, बार बार जो ऐड आ रही है, सिर्फ वो इतना ही काम है इसका। यह कंप्यूटर पर ऐसे विज्ञापन दिखाता है जिसमें वायरस होता है और जैसे ही आप इस विज्ञापन पर क्लिक करते हैं तो वह वायरस कंप्यूटर में प्रवेश करता है। तभी आपको बोला जाता है कोई भी अननोन मेल आ रही है, कोई ऐड चल रही है तो उसको क्लिक नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। ये बार बार हमें बताया जाता है। यह स्पाईवेयर के समान होता है लेकिन यूजर के कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं होता है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग यूजर की जानकारी को चुराने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई यूजर लॉगिन आईडी, पासवर्ड दर्ज करता है तो यह वायरस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को चुरा लेता है। याद रखना इस चीज को, बच के रहना एडवेयर से। उसके बाद में आता है रूटकिट। रूटकिट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग हैकर के द्वारा कंप्यूटर तक पहुंचने और उसमें मौजूद डेटा को चुराने के लिए किया जाता है। इसमें हैकर कंप्यूटर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। ये क्या है, रूटकिट है। इसमें पूरी तरह से वो सिस्टम को एक्सेस कर लेता है। उसके बाद जितनी भी फाइल है उसको कॉपी करनी है या उसको खराब करनी है या हाइड करनी है तो वो सारा अपना काम करता रहता है। आगे चलते हैं, की लॉगर। की लॉगर एक विशेष प्रकार का मालवेयर है जिसके द्वारा हैकर यह पता लगा सकता है कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या टाइप किया गया है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है अभी, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या टाइप किया गया यह पता करने के लिए कौन सा मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है, की लॉगर। इस नाम को याद रखना, की लॉगर।
कीलॉगर बैकग्राउंड में चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिससे यूजर को इसका पता नहीं चलता है, तो ये है कीलॉगर। उसके बाद में मालवेयर से बचने के तरीके ये सारे आपको पता ही है, एंटीवायरस डाल के रखना, कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट करना, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, ये सारी तो आपको जनरल सी बातें हैं, ये सारी आपको पता है। एक फायरवॉल जो ये टर्म है फायरवॉल, इसका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, फायरवॉल क्या चीज है। मेलवेयर से बचने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। फायरवॉल एक दीवार है, दीवार की तरह होता है जो मेलवेयर से कंप्यूटर सिस्टम को बचाता है। ये इसका डेफिनेशन याद रखना। जो फायरवॉल क्या होती है, एक दीवार की तरह होती है जो मेलवेयर से अपने सिस्टम को बचाने का काम करती है। साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये साइबर सिक्योरिटी हमारे नहीं है इस सिलेबस में। उसके बाद में ईमेल, ईमेल जनरल सी चीजें, इसको हम बेसिक देख लेते हैं। ईमेल से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ईमेल क्या है पहले ये देख लेते हैं। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक डिजिटल संदेश है, इसके द्वारा टेक्स्ट, फाइल, चित्र या अन्य कोई दस्तावेज अटैचमेंट के रूप में इंटरनेट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक। ईमेल के द्वारा हम दस्तावेज, सूचनाएं, संदेश आदि आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे व्यक्ति को कुछ ही समय में भेज सकते हैं। तो ये क्या है, ईमेल है। दुनिया का सबसे पहला ईमेल रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, ये नाम याद रखना। ईमेल के जनक, ईमेल सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया, रे टॉमलिंसन के द्वारा सन 1971 में भेजा गया था, 1971 में रे टॉमलिंसन, याद रखना, रे टॉमलिंसन 1971। टॉमलिंसन ने उस ईमेल को आरपानेट के माध्यम से स्वयं ही भेजा था। किसकी सहायता से भेजा था, आरपानेट, दुनिया का पहला नेटवर्क आरपानेट। ईमेल में क्या लिखा जा सकता है, ये चीज है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ईमेल में क्या क्या चीज होती है। टू में क्या आता है, वो एड्रेस आता है जिसको हमें भेजना है। उसके बाद में फ्रॉम जो भेज रहा है। सब्जेक्ट, किस तरह का ईमेल है। आप कोई मैसेज भेज रहे हो किसी को, जैसे कोई एप्लीकेशन भेज रहे हो तो उसके ऊपर विषय लिखा जाता है। कोई भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं, अर्जी लिखते हैं, तो उसके ऊपर विषय लिखा जाता है, तो वही क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये जो ईमेल है वो जब भेज रहे हैं तो किस से रिलेटेड है, तो उसकी जानकारी इसके अंदर थोड़ी सी दी जाती है। सीसी, कार्बन कॉपी, संदेश भेजने वाला यदि अपने ईमेल की प्रति अन्य लोगों को भी भेजना चाहे तब एक प्रति उन चयनित लोगों तक भी पहुंच जाती है, कार्बन कॉपी है ये वैकल्पिक। ये दो तो होने जरूरी है। सब्जेक्ट नहीं भी डालोगे तो भी मेल चला जाएगा, सीसी नहीं डालोगे तो भी जाएगा, और बीसीसी नहीं डालोगे तो भी जाएगा, लेकिन ये टू तो आपको कंपलसरी है। ये क्या है, उसके बाद आता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी और बीसीसी दोनों में डिफरेंस देख लेना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है और कार्बन कॉपी क्या होती है। कार्बन कॉपी तो वो चीज है, जैसे मेरे को एक मेल है वो मल्टीपल लोगों को भेजना है, तो मैं क्या कह देता हूँ, कार्बन कॉपी में उनके मेल भी डाल देता हूँ, तो वो क्या चला जाता है, उनके पास भी मेल चला जाता है। उसके बाद आता है बीसीसी, यह भी सीसी की तरह ही है, लेकिन इसमें ईमेल प्राप्त करने वाले अन्य लोगों का ईमेल पता गोपनीय रहता है। इसके अंदर क्या है, एड्रेस नहीं पता लगता है। सभी बीसीसी प्राप्तकर्ता को ईमेल तो मिलेगा, लेकिन वह यह नहीं देख पाएंगे कि और किसको इसकी प्रति मिली है। यहाँ उन सभी के ईमेल पता दिखाई देगा जिसे कि वास्तविक ईमेल भेजा गया है। यह भी वैकल्पिक होता है, समझ लेना दोनों। ब्लाइंड जो दूसरों की आईडी ना दिखाए, दूसरों की ईमेल आईडी ना दिखाए, जिसके पास गया उसको इतना लगे कि मेरे को भेजा गया। कार्बन कॉपी मल्टीपल लोगों को भी भेजी जाए। आगे चलते हैं। ये टेबल आप ढंग से याद कर लेना, इसको कहीं उतार के रख लेना, ये पूरी चीज आपको ईमेल से रिलेटेड है। ये विशेषता है, ये सारी आप जानते हो इनको। हाँ, ये चीज देख लेते हैं, ईमेल के महत्वपूर्ण फोल्डर। ये यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इनबॉक्स, जहां पर जितने भी मेल आए हैं हमारे पास वो सारे कहाँ आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं। यह वह फोल्डर जहां आने वाले सभी ईमेल संदर्भ के रूप में एकत्रित रहते हैं। उसके बाद सेंट मेल, यह वह फोल्डर भेजी गई ईमेल जो हमने सेंड की है वो सारी कहाँ रहती है, सेंट मेल में रहती है। ड्राफ्ट्स, यह वह फोल्डर जहां भेजी जाने वाली ईमेल अस्थायी रूप से रखी जाती है, भेजी नहीं है लेकिन भेजी जाएगी आगे, उसको क्या कर देते हैं, ड्राफ्ट करके रख देते हैं। जैसे अगर इन फ्यूचर मेरे को कोई मेल भेजनी है तो आज ही मैं उसको तैयार करके क्या कर देता हूँ, ड्राफ्ट में रख लेता हूँ, और जब उसका समय आएगा तो उसको मैं सेंड कर दूंगा। तो वो क्या किस में आती है, ड्राफ्ट में।
उसके बाद में स्पैम, इसका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। स्पैम, ईमेल स्पैम जंक ईमेल या अनचाही ईमेल के रूप में भी जानी जाती है, ये याद रखना। स्पैम, स्पैम एक मिलते जुलते संदेश वाली बहुत से प्राप्तकर्ताओं को भेजी जाने वाली ईमेल का समूह है। जो स्पैम मेल होती है वो क्या होती है, कई बार वायरस को भी लेकर आती है हमारे साथ, तो इसका याद रखना चाहिए। जो स्पैम मेल है वो हमेशा सही नहीं होती है, अननोन भी हो जाती है, अनऑथराइज्ड भी मेल होती है, वो सारी किस में आ जाती है, स्पैम में डाल दी जाती है। ट्रैश, यह वह बॉक्स है जहां डिलीट किए गए मैसेज भविष्य में उपयोगकर्ता के लिए जमा रहते हैं जब तक कि इसे यहां से भी डिलीट नहीं करते। जैसे हमारे कंप्यूटर में हमको फाइल डिलीट करते हैं, फाइल डिलीट करते हैं तो नॉर्मली डिलीट की जाती है, तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। वैसे ही अगर हम कोई मेल डिलीट कर रहे हैं तो मेल डिलीट होने के बाद कहाँ जाएगी, ट्रैश में जाएगी। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ट्रैश बोलते हैं। रिसाइकिल बिन को क्या बोलते हैं, ट्रैश बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तक तो आपको अच्छे से याद होगी एआई। तो ये हमारी थी 7वीं कक्षा की किताब, और सॉरी 8वीं कक्षा की किताब जो आज हमने पढ़ ली है। तो 1 से 8 तक जितनी भी किताबें थी जो इसी सेशन में राजस्थान सरकार ने अपने स्कूलों में लगाई थी उन सबको हमने पढ़ ली है। ये आपकी जो तैयारी का है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्तंभ जो है, स्ट्रॉन्ग आधार बनाने के लिए किताबें हैं, जिससे आपको कंप्यूटर जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा आपका। इसके आउट जाने का कोई भी चांस नहीं रहता है। ये सारी बुक आपके लिए पूरी कंप्लीटली है, इनको पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना। अब तो आपका टाइम भी एक्सटेंड कर दिया है, टाइम आपके पास खूब है। पूरे दिन में अगर एक वीडियो भी देखो, बार बार देखो, इनके नोट्स बनाओ, तो आपके लिए खूब टाइम है, अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपका बेसिक क्लियर करने के लिए किताब बहुत है। इसके अलावा इसके जो एमसीक्यूज हैं और इसके जो अलग अलग जो टॉपिक वाइज क्लास है वो भी हम लेकर आएंगे इसी प्लेटफॉर्म में। तो जुड़े रहो और तैयारी करते रहो। थैंक यू।